साधारणतः हम जिन भावनाओं को जानते हैं वे अशुद्ध भावनाएं कहलाती हैं, और जो हमारे भीतर पहले से ही विराजमान हैं, जन्मजात जिन्हें हम लेकर आए हैं, वे शुद्ध भावनाएं कहलाती हैं। अशुद्ध का मतलब होता है, जैसे कि हम कहते हैं कि दूध में पानी मिला दिया तो दूध अशुद्ध हो गया। तो वास्तव में सिर्फ दूध ही अशुद्ध नहीं हुआ है, पानी भी अशुद्ध हो गया। पहले पानी शुद्ध पानी था, उसमें दूध की एक बूंद भी पड़ गई तो अशुद्ध पानी हो गया। तो शुद्ध अशुद्ध की परिभाषा क्या है? जिसमें कोई विजातीय चीज मिल गई वो अशुद्ध है, और जो स्वयं अपने आप में जैसा था, अपनी प्रकृति अपने नेचर में, वह शुद्ध है। अब इस परिभाषा के अनुसार अगर हम अपने भीतर टटोलें तो हम जिन्हें भावनाएं कहते हैं, समझो किसी ने मेरा अपमान कर दिया, अपशब्द कह दिए और मुझे गुस्सा आ गया। यह गुस्सा शुद्ध गुस्सा नहीं है, यह दूसरे के द्वारा संचालित है। बाहर से किसी ने मेरे वीक पॉइंट की बटन दबा दी और मैं आग बबूला हो गया, नाराज हो गया। इसमें दूसरे का होना शामिल है, यह शुद्ध भावना नहीं हो सकती। ठीक इसी प्रकार मैंने एक दयनीय दृश्य देखा और मेरे भीतर दया की भावना पैदा हो गई, यह भी बाहर से संचालित हुई। अगर मैं वह दृश्य ना देखता, उस व्यक्ति को दयनीय हालत में ना देखता, तो मेरे भीतर वो मदद करने की भावना, दया की भावना नहीं पनपती। ये पहले से मेरे भीतर नहीं थी, किसी बाहरी कारण से मेरे भीतर उत्पन्न हुई, इसलिए यह अशुद्ध भावना है। तो सामान्यतः दुनिया में हम जिस प्रकार की भावनाओं से गुजरते हैं, उसमें से अधिकतम करीब करीब 99.9% अशुद्ध भावनाएं हैं। चाहे वो अच्छी भावनाएं हों, चाहे वो बुरी भावनाएं हों। सामान्यतः हम सोचते हैं कि क्रोध हो रहा है, क्रोध अशुद्ध है। हमारा प्रेम भी अशुद्ध है, वह भी किसी कारण से उत्पन्न हुआ। इस भेद को समझना, शुद्ध और अशुद्ध का। अच्छा बुरा होना एक अलग बात है, लेकिन शुद्ध अशुद्ध होना बिल्कुल दूसरी बात है। किसी बाहरी तत्व का समावेश है उसमें, इसलिए वह अशुद्ध है। वह हमारी सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं थी, किसी कारण से उत्पन्न हुई है, और जो भी चीज उत्पन्न हुई है जल्दी ही वह समाप्त हो जाएगी। ये जीवन का नियम है, जो चीज पैदा हुई है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए ना हमारा क्रोध ज्यादा देर टिक सकता और ना ही हमारा प्रेम ज्यादा देर टिक सकता। वो एक क्षणिक आवेश है, थोड़ी देर के लिए था, लहर की तरह उठा और जैसे लहर गिरेगी सुनिश्चित है 100%, ठीक ऐसे ही चाहे वो दुर्भावना हो चाहे सद्भावना हो, वह भी विदा हो जाएगी। शुद्ध भाव वह है जो हमारा सहज स्वभाव है, जो हमारा स्वधर्म है, जो न कहीं से आया और न कहीं जाएगा, जो लहर की भांति नहीं है, सागर की भांति है, सदा सदा एक सा है। उसमें उतार चढ़ाव, उत्तेजना, एक्साइटमेंट ये नहीं होंगे, और इसलिए उसके साथ हम जिनको सुख दुख कहते हैं वो भी नहीं होंगे। हाँ, एक दूसरे प्रकार की चीज होगी, एक स्वाभाविक प्रसन्नता, एक सहज प्रफुल्लता, किसी कारण से नहीं, इसकी कोई वजह नहीं है, इसलिए उसके लिए एक अलग नाम रखना पड़ता है, आनंद। क्योंकि साधारण भाषा में हम जिसको सुख कहते हैं वो तो हमेशा किसी कारण से होता है और वो ज्यादा देर टिक नहीं सकता। इसलिए एक नया शब्द आनंद, एक सहज प्रफुल्लता का भाव जो किसी बाहरी कारण से उत्पन्न नहीं हुआ है, वो हमारे भीतर ऑलरेडी है। हम पैदाइशी लेकर आए हैं,
चाहे हमने उसकी तरफ देखा नहीं, हम भूल गए, वहाँ हमने ख्याल नहीं किया, हम विस्मरण कर बैठे कि हमारे भीतर ऐसा है, क्योंकि हम बाहर बहुत ज़्यादा उन्मुख हो गए, एक्सट्रोवर्ट हो गए और अपने भीतर की उस सहज संपदा को हम भूल गए। तो ये हो सकता है कि हम भूल गए, लेकिन वो मिट नहीं गया, वो वहाँ मौजूद है। और जब भी हम मुड़ के देखेंगे हम पाएंगे अरे एक सहज शांति, एक सहज प्रीति, एक सहज प्रसन्नता अपने आप बनी हुई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, प्राचीन संस्कृत के ग्रंथों में प्रीति और प्रसन्नता को पर्यायवाची शब्द की भांति इस्तेमाल किया जाता है। आज की भाषा में हम इनको दो अलग अलग शब्द मानते हैं, लेकिन ऋषियों ने इनको पर्यायवाची माना और यह बात महत्वपूर्ण है। सीधा सीधा हमसे कोई कहे कि प्रेम पूर्ण हो जाओ तो हमें एकदम से बात पकड़ में नहीं आती, क्योंकि हमारा एसोसिएशन बन गया है कि प्रेम यानी किसी से, किसी की तरफ, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई व्यक्ति हो, कोई स्थिति हो, कोई सामान हो, वस्तु हो, किसी के प्रति होगा प्रेम, ऐसा हमारे मन में भाव बैठ गया है। इसलिए जब हम दिव्य प्रेम की बात करते हैं तो फिर हमारे मन में फिर वही आ जाता है, किसके प्रति। चलो अपन ऐसा करते हैं, प्रसन्नता से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इस बात में हम इस बात को बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेंगे कि हम प्रसन्न हो सकते हैं बिना किसी कारण के। आप बिल्कुल अपने एकांत कमरे में बैठे हैं, कोई नहीं है, कोई वजह नहीं है, कोई घटना नहीं घट रही, जब आप उदास हो सकते हैं तो फिर आप प्रसन्न भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारी आंतरिक भाव दशा है। हाँ, कुछ बातें घटी हैं आधुनिक युग में पिछले जमाने की तुलना में, वो भी आपसे कह दूं। आज से 100-150 साल पहले प्रसन्नता ज्यादा सामान्य अनुभव की घटना थी। अधिकांश लोग इससे परिचित हुआ करते थे। बाहरी जगत में इतनी महत्वाकांक्षा, इतना तनाव, इतनी भागदौड़, इतनी स्ट्रेस और चिंता, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, ये सब नहीं थी। 100-150 साल में बहुत चीज़ों में चेंज हुआ। बाहर केवल हमारे वाहनों की स्पीड ही नहीं बढ़ गई, हमारे मन की स्पीड भी बढ़ गई। उतनी तेजी से विचार चल रहे हैं, दूर लंबे लंबे टारगेटों पे छलांग मार रहे हैं, और उतना ही तनाव, उतनी ही स्ट्रेस। वो हमारी जो सहज भीतर होने की अवस्था थी वो लगभग भूल सी गए हम। बचपन में हम सब भी अकारण प्रसन्न थे, कुछ वर्षों तक वैसी स्थिति रही, फिर धीरे धीरे हम पढ़ लिख गए और बड़ों के समाज के रंग ढंग में हम ढल गए और उनकी सारी बीमारियां हमको भी लग गईं। फिर हम भी एक उदास, दुखी, चिंतित आदमी बन गए। दुनिया भर की फिक्र हमारे सिर में है, हमारा सिर भारी भरकम हो गया, बोझ ही बोझ दुनिया भर का जैसे हम ढो रहे हों। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि कोई व्यक्ति प्रसन्न नजर आए तो पहला शक यही होता है, ये पागल है क्या? मतलब उदास होना सामान्य लग रहा है, क्योंकि बहुमत, प्रजातंत्र का जमाना है, बड़ी भीड़ उदास है। अगर अभी आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे मनोविज्ञान के बारे में, तो उनका कहना है कि हर 4 में से एक व्यक्ति मानसिक रोगी हो चुका है और बाकी के भी बहुत बॉर्डर लाइन के निकट पहुंच रहे हैं। तो कब क्रॉस कर जाएंगे एक कदम और, एक छोटी सी कोई घटना और बस उस तरफ पहुंच जाएंगे। कोई डिप्रेशन का शिकार है, कोई बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार है, कोई ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का शिकार है, कोई इंसोम्निया का शिकार है, कोई एंग्जाइटी का शिकार है, कोई फोबिया का शिकार है। ऐसे ऐसे नए नए नाम बीमारियों के निकल रहे हैं जो पहले कभी थे ही नहीं। पहले यदा कदा किसी को लाखों में एक आध को होता था, अभी बहुत ही सामान्य सी घटना बनती चली जा रही है। और आश्चर्य ना होगा कि भविष्य में
जैसे अभी पागल खाने बनाते हैं, हम ऐसे स्वस्थ खाने बनाने पड़े कि ये थोड़े बहुत लोग बचे, इनको बचा के रखो कहीं, ये भी दूसरों की चपेट में ना आ जाए। वो पागल खानों को दीवारें हटा लेनी पड़ेंगी, क्योंकि कितने लोगों को अंदर बंद करोगे, जगह कहाँ है, उनको खुला छोड़ दो। थोड़े से जो हेल्दी लोग हैं उनको कहीं बंद करना पड़ेगा कि ये भी ना पगला जाएं। इतनी ज्यादा महत्वाकांक्षा कभी नहीं थी, इतनी भागदौड़ कभी नहीं थी, इतने दूर दूर के लक्ष्य, और बिल्कुल छोटी उम्र से महत्वाकांक्षा का जहर हर बच्चे को पिलाया जा रहा है। पहले था लेकिन छुटपुट मात्रा में था, इतना अधिक विषपान नहीं होता था। छोटी मोटी तुलना, छोटी मोटी ईर्ष्या होती थी। आज हर आदमी के भीतर जहर ही जहर भरा है। नेचुरली अधिकांश लोग फ्रस्ट्रेशन में पहुंचेंगे, डिप्रेशन में पहुंचेंगे। बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो शिक्षा प्रणाली जैसे जैसे फैलती जा रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पिछले 100-150 सालों में शिक्षा का ग्राफ ऊपर जा रहा है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बढ़ते चले जा रहे हैं। उसी स्पीड से अपराधों का ग्राफ ऊपर जा रहा है, और उसी स्पीड से मानसिक रोगियों का ग्राफ ऊपर जा रहा है। उसी स्पीड से हिंसक वारदातें, युद्ध, आतंक, वो ऊपर जा रहे हैं। हमारी शिक्षा हमको महत्वाकांक्षी बना रही है, एम्बिशियस। भीतर एक पागलपन सवार हो गया है। मैं जहां हूं, जो हूं, जैसा हूं, उससे बिल्कुल राजी नहीं। मुझे बस कुछ और होना है, कहीं और पहुंचना है, कुछ और बन के दिखाना है। जुनून सवार है, और पूरा समाज इसमें सपोर्ट कर रहा है। और आसपास हमारे जैसे लोग हैं तो हमको लगता है कि नॉर्मल है, सब ऐसे ही हैं, हम भी ऐसे ही हैं, कोई खास बात नहीं। इसलिए मैंने कहा, आज से 100-150 साल पहले सहज, स्वाभाविक, प्राकृतिक, नैसर्गिक प्रसन्नता वाले लोगों की गिनती काफी थी। परमात्मा से एक नाता बना हुआ था। हमारे तथाकथित बुद्धि के विकास ने बड़ी दीवार खड़ी कर दी और हमें तोड़ दिया। न केवल प्रकृति से तोड़ दिया, परमात्मा से भी तोड़ दिया, अर्थात अपनी भीतर की अंतरात्मा से ही हमें विमुख कर दिया। हम इतने एक्सट्रोवर्ट हो गए, भीतर की कोई सुध ही नहीं, कोई याद दिलाने वाला भी नहीं कि भीतर तुम भी कुछ हो। ठीक है, बाहर करना जो करना है, मगर तुम्हारे भीतर भी कुछ है, कभी कभी वहां भी डूब जाओ, ये कोई बताने वाला नहीं। अभी नेपाल में पश्चिम के कुछ लोग थे, यूरोप के, उनका आंख बंद करके हम नहीं बैठ सकते। आप कहते हो घंटा भर 5 मिनट नहीं बैठ सकते, वेस्टेज ऑफ टाइम। उस 5 मिनट में हम कुछ कर लेंगे। आंख बंद करके बैठ के सांस देखने का क्या मतलब है? वाई टू वेस्ट टाइम? कहीं घूम लेंगे, कहीं फोटोग्राफ ले लेंगे जाके टूरिस्ट प्लेस का, किसी से मिल लेंगे, कुछ नहीं तो फोन कर लेंगे, व्हाट्सएप देख लेंगे, फेसबुक पे अपनी स्टेटस अपडेट कर देंगे। आंख बंद करके बैठने का क्या मतलब? कितना मुश्किल हो गया अंतर्मुखी होना, क्योंकि ऐसा माहौल ही नहीं है। कभी किसी ने बताया ही नहीं, कोई बताए तो बात अजीब सी लगती है, कैसी बात कर रहे हैं, दिमाग ठीक है? प्यारे मित्रों, सावधान, हम सब भी इस सभ्यता की, शिक्षा की चपेट में हैं। हमारे मन भी उसी प्रकार प्रदूषित हो गए हैं, और हमें बड़ी सावधानी पूर्वक अपना रास्ता निकालना होगा। जिस समाज में हम जी रहे हैं, चलो 23 घंटे उनके लिए दे रहे हैं, कम से कम घंटा भर अपने लिए रोज निकाल लें। अभी तो मनोवैज्ञानिक नया शब्द प्रयोग कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं उपयोग में आया था। जैसे अभी पेंडेमिक आया था, कोविड का, विश्वमारी जिसको कहें, अब वो कह रहे हैं
कि साइकियाट्रिक इलनेस इज बिकमिंग ए पेंडेमिक। ऐसा कभी किसी ने ना सोचा था कि इन्फेक्शियस बीमारी हो जाए पेंडेमिक, समझ में आता है। मनोरोग पेंडेमिक हो रहे हैं। हमारी विचार तरंगें, भाव तरंगें भी बैक्टीरिया और वायरस से कम नहीं है, और उनसे बचने का तो कोई उपाय निकल भी आए, इससे बचने का क्या उपाय होगा? स्मॉल पॉक्स एक खतरनाक बीमारी हुआ करती थी। 1 करोड़ लोग हर साल अंधे हो जाते थे और 5 करोड़ बच्चे हर साल मर जाते थे। फिर वैक्सीन बन गई स्मॉल पॉक्स की, स्मॉल पॉक्स बीमारी समाप्त हो गई। अब सन 1975 से लेकर अभी तक किसी को स्मॉल पॉक्स नहीं हुई। प्लेग खत्म हो गई, पोलियो जैसी भयंकर बीमारी खत्म हो गई जो जिंदगी भर के लिए अपाहिज कर देती थी। बड़ी बड़ी बैक्टीरियल और वायरल बीमारियों से बचने के उपाय खोज लिए गए हैं अथवा खोजे जा रहे हैं, और भविष्य में संभावना है कि सफलता मिल जाएगी। ये जो नई समस्या आ रही है, इसके आगे मेडिकल साइंस बिल्कुल लाचार है, आज तक कुछ नहीं कर पाए। जो भी इलाज हैं वो बस काम चलाऊ हैं। वो जैसे पेन किलर होते ना, आपको घुटने का दर्द हो रहा है, पेन किलर खा लो, 6-8 घंटे पता नहीं चलेगा, बीमारी ठीक नहीं हो जाएगी, बस पता नहीं चलेगा। खाते रहो जिंदगी भर, पता नहीं चलेगा। जितने भी एंटी साइकोटिक ड्रग बने हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग बने हैं, वो सब इसी कैटेगरी में हैं, जो केवल हमारे सिम्टम्स को दबा दे रहे हैं। बस भीतर भीतर तो हम पगलाए रहेंगे, ऊपर ऊपर से वो जो हम एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहे थे उसमें थोड़ी कटौती आ जाएगी, दूसरे लोग परेशान नहीं होंगे। बस आज तक कुल इतनी ही सफलता मिली, इसको कोई सफलता नहीं कह सकते। बीमारी जहां की तहां है, सिर फिरा आदमी, उसका सिर फिरा हुआ है, ऊपर ऊपर से लक्षण दबा लिए गए। इसको बोलते हैं ना सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। जैसे मैंने कहा घुटने का दर्द था तो पेन किलर खा ली, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। फ्रोजन शोल्डर हो गया था, दर्द की दवाई खा ली, फ्रोजन शोल्डर ठीक नहीं हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, वो जहां के तहां है, बस आपको पता नहीं चल रहा। तो सारी साइकेट्रिक इलाज इसी प्रकार के हैं कि बस सिम्टोमेटिक एक प्रकार से छुपा दिया, दबा दिया, पता नहीं चल रहा, मगर मुसीबत वहीं के वहीं है। तो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के हम काफी हद तक पार निकल चुके हैं। शायद भविष्य में और भी सफलता मिल जाए, क्योंकि उस दिशा में काफी काम चल रहा है। ये जो एक दिशा है मानसिक प्रताड़ना की, इसके लिए कुछ भी प्रयास सफल नहीं हो रहा। कोशिशें चल रही हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसा सूत्र हाथ नहीं आया कि जैसे प्रिवेंटिव मेडिसिन हो गई कि वैक्सीन लगा दो और अब बीमारी नहीं होगी, कि आपने टाइफाइड का वैक्सीन लगवा लिया, अब 1 साल तक आपको टाइफाइड नहीं होगा सुनिश्चित। टिटेनस का इंजेक्शन लगवा लिया, 5 साल तक टिटेनस नहीं होगा। रेबीज का इंजेक्शन लग गया, रेबीज नहीं होगा, 100% गारंटी। प्यारे मित्रों, मुझे नहीं लगता कि ऐसा भविष्य में मेडिसिन कुछ कर पाएगी। मेडिकल साइंस इस मामले में शायद कुछ काम ना कर पाए, क्योंकि मामला मन का है, तन का नहीं है। ये कोई फिजिकल और केमिकल बात होती तो हम बाहर से चेंज कर लेते। ये मन है, और इसकी जिम्मेवारी और उत्तरदायित्व हमारा ही है। हम जाने इसको
कि समस्या है, स्वीकार करें कि है, और फिर उससे निपटने का उपाय इंडिविजुअली हमको खुद ही करना होगा। और इसका उपाय मेडिकल साइंस में नहीं, इसका उपाय स्पिरिचुअलिटी में ही है। हम ज़्यादा से ज़्यादा चैतन्य बने, जागरूक बने, और अपने भीतर तलाशें उस जगह को जहाँ शांति है, जहाँ प्रीति है, जहाँ संतुष्टि है। वो जगह हमारे भीतर है। जब हम बाहर खोजते हैं दवाओं में और मेडिकल साइंस में, तब भी हम बाहर ही खोजते हैं। कि कोई ड्रग निकल आएगा, उससे हो जाएगा। ये आज तक तो नहीं हो पाया। दिमाग खराब और जरूर हो जाएगा ड्रग लेके, ठीक तो नहीं होने वाला। नहीं, एक दिशा और है, और पूरब के ऋषियों ने उस अपनी अंतर यात्रा पर ही सारा जोर दिया था, बाहर की चीजों पर नहीं। निवेदन है, अपने भीतर तलाश करें। क्या हम बिना किसी कारण के प्रसन्न हो सकते हैं? सिंपल सा एक क्वेश्चन अपने लिए। और हम सब जानते हैं कि हो सकते हैं, क्योंकि हमने अनुभव किया है। कम से कम बचपन में तो हमने बहुत ही ज्यादा अनुभव किया। फिर डांट डपट के हमको चुप कर दिया गया था। क्या भाग दौड़ मचा रहे हो, शोरगुल कर रहे हो, चुपचाप बैठो। धीरे 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 हम बड़ों की बीमारी से प्रभावित हो गए। वो इन्फेक्शन हमको भी लग गया। हमने अपनी सहज स्वाभाविक बालवत प्रसन्नता खो दी। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, खोई नहीं है, वो हमारे भीतर मौजूद है और इंतजार कर रही है कि कब भीतर आओ और मैं तुम्हें मिल जाऊं। और इसी से जुड़ी हुई दूसरी चीज है ग्रेटिट्यूड का भाव, कृतज्ञता का भाव। अभी कुछ समय पहले टेड टॉक पर एक बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने अपनी रिसर्च का जो कंक्लूजन बताया, मैं पूरी बात नहीं बताऊंगा, लंबा समय लगेगा, शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूं। उसका निष्कर्ष यह है कि सामान्यतः हम सोचते हैं कि जब हम खुश होंगे तब हम कृतज्ञता का एहसास करेंगे, ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस का। यह हमारी सामान्य सोच है कि पहले ऐसी कोई घटना तो घटे जो हमको अच्छी लगे, जिसमें हम प्रसन्न हो, उसके बाद फिर हम धन्यवाद के भाव से भरेंगे। और इस मनोवैज्ञानिक ने खोजा है कि धारणा सरासर 100% गलत है। इसका उल्टा है। अगर हम कृतज्ञ होना महसूस कर सकें, हम आभारी हों, धन्यवाद से भरें, तब हम पाएंगे कि हम खुश होने लगे। तो पूरा समीकरण ही पलट गया ये तो। और उसने सैकड़ों एक्सपेरिमेंट किए और ये बात साबित हो गई साइंटिफिकली, पूरी डाटा उसने पेश की है कि अगर कोई व्यक्ति ग्रेटिट्यूड महसूस करने लगे, निश्चित रूप से हमको बहुत कुछ मिला है, तो कम से कम उसके प्रति तो आभारी हो जाएं। तब हम प्रसन्न होने लगेंगे। तो ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हैं। चाहे हम प्रसन्नता से शुरू कर लें, अगर आपको ये सरल लगता है कि मैं सहज प्रसन्न हो सकता हूं बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के, कोई लॉटरी नहीं लग गई, कोई गर्लफ्रेंड नई नई मिल गई, कोई शेयर के रेट नहीं बढ़ गए, कोई नई कार नहीं खरीद ली, न नया मॉडल का मोबाइल खरीदा, यूं ही बस खुश। अगर आप ये प्रयास करेंगे, आप इसमें भी सफल हो जाएंगे। अगर नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, दूसरी टेक्निक अपनाइए। क्या क्या हमें मिला है ना, अभाव पर से दृष्टि हटा के जो हमें मिला है उस पर आप जैसे ही ध्यान लाएंगे, आप एहसास करेंगे कि एक आभार की भावना आ रही है। हम इसके पात्र तो नहीं थे, हमारा कोई हक और अधिकार तो नहीं था कि इतना भी मिले। तब हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड आता है और ग्रेटिट्यूड के पीछे पीछे खुशी आ जाती है। तो मैं इन दोनों बातों को एक ही सिक्के का दो पहलू कहूंगा। आप चाहे सिक्के को यहां से पकड़ लो, चाहे वहां से पकड़ लो, दोनों चीजें आपके हाथ में आ जाएंगी।